Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to continue with the chapter named Silk Road, which has been taken from the book Hornbill of class 11th. The writer of this chapter is Nick Middleton, and in this video session we will cover the part 2 of this chapter. This is chapter number 8, where we will learn the whole explanation of it and we will learn all the hard words which will come in between. So before starting the part 2 of this chapter, we will discuss certain highlights of part 1. अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि जो राइटर है वो राहु से निकल चुके हैं और वो फिर मूव कर रहे हैं कहाँ की तरफ? माउंट कैलाश की तरफ। और वो बता रहे हैं कि रास्ते में उन्हें कौन कौन सी चीजें हैं जिसको फेस करना पड़ा, या रास्ते में उन्हें कौन कौन सी चीजें मिली। तो वो मूव कर चुके हैं और मूव करते करते रास्तों में उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, जिसमें से एक चीज उन्होंने शेफर्ड भी देखा, और इवन उन्होंने जो कोट पहना हुआ है वो भी किसका बना हुआ है? वो भी शीप का बना हुआ है, राइट? शीप के वूल का बना हुआ है। सो इस वजह से उनका जो ड्राइवर है सितान, वो उनको क्या कह रहा है? वो उनको कह रहा है कि आप एकदम शेफर्ड जैसे लग रहे हो। सो अभी हम लोग कहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि जो ऑथर है वो कहाँ पहुंच गए हैं, कैसी जगह पर जहां पर उनको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने के लिए मिल रही है? एवरीवेयर स्नो। ओके, और इनके जो ड्राइवर है और जो डेनियल है वो दोनों ही कार से उतर गए हैं। फिर क्या होता है? अ स्वेथ of the white stuff lay across the track in front of us, stretching for maybe 15 meters before it petered out and the dirt trail reappeared. तो जब डेनियल, सितान और जो ऑथर हैं वो तीनों कार से उतर रहे हैं तो वो क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि एक स्वेद उन्हें दिखाई दे रहा है ना। व्हाट इज स्वेद? अ लॉन्ग एरिया और अ लॉन्ग स्ट्रिप। और ये लॉन्ग एरिया, लॉन्ग स्ट्रिप किस चीज की है? वाइट स्नो की, मतलब बर्फ की इनको एक लाइन, एक ट्रेल दिखाई दे रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये बर्फ का जो रेला था वो लगभग कितनी दूर तक स्ट्रेच करा हुआ था? 15 मीटर्स तक। मतलब ये जो बर्फ की इनको लाइन दिखाई दे रही थी वो 15 मीटर्स लंबी थी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे वैसे ही ये पीटर्ड आउट होने लगी, यानी कि इट वॉज डिमिनिशिंग आउट, ये धीरे धीरे खत्म हो रही थी। And the dirt trail reappeared, और फिर से हमें मिट्टी की जमीन दिखाई देने लगी। dirt trail का मतलब क्या है? dirt trail मतलब dirt path, जो कि मिट्टी का पाथ है, ठीक है, धूल का पाथ है। The snow continued on either side of us, हमारे दोनों तरफ ही क्या थी? बर्फ थी। Smoothing the abrupt bank on the upslope side, तो upslope side क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। Suppose this is a mountain and here is the valley and this is the road, right? So यहाँ जब आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो तो this is known as upslope side। तो जब ये लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे तो ये बता रहे थे कि जो किनारे थे वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा चिकने हो गए थे। और चिकना होने की वजह क्या थी? उनके ऊपर बर्फ का होना, और जब बर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइटन अप हो जाती है तो वो थोड़ी सी स्लिपरी हो जाती है। सो जिस रास्ते से ऑथर, उनके ड्राइवर और डेनियल चढ़ रहे थे, मूव कर रहे थे, वो रास्ता काफी स्लिपरी था। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर अ व्हीकल टू स्केल। स्केल मतलब टू मूव अप। सो देयर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच। अब वो कह रहे हैं कि जो बैंक था वो बहुत ही ज्यादा, मतलब जो किनारा था ऊपर चढ़ने के लिए वो बहुत ही ज्यादा स्टीप था, मतलब उसमें जो टर्न था वो बहुत ही ज्यादा गहरा था, और हमारा जो व्हीकल था वो इतने इजीली उस पर स्केल अप ना कर पाता, मूव ना कर पाता। इसी वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ा? हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था तो हमें उससे ही चल करके जाना पड़ा। I joined Daniel as Citan stepped onto the encrusted snow and began to slither. Slither का मतलब क्या है? To move swiftly, धीरे धीरे, जैसे स्नेक क्रॉल करता है ना, वैसे ही रेंगते रेंगते अगर कोई किसी तरह का मूवमेंट कर रहा है तो उसे आप स्लिदर बोलते हो। एंड स्लाइड फॉरवर्ड, तो जो डेनियल था उसको मैंने ज्वाइन कर लिया, और सितान क्या कर रहा था? यहाँ पर जो सितान था वो चेक कर रहा था स्नो को। स्नो एनक्रस्टेड थी, एनक्रस्टेड मतलब वो बहुत ही हार्ड हो चुकी थी।
द स्नो वॉज हार्ड. तो जो सामने स्नो पड़ी हुई थी दैट वॉज इंक्रस्टेड, वो उसके ऊपर स्टेप रख रहा था, यानी कि मूव ऑन कर रहा था, और फिर वो धीरे धीरे करके क्रॉल करने लगा, धीरे धीरे मूवमेंट लेने लगा. और वो ऐसे मूवमेंट इसलिए ले रहा है क्योंकि बर्फ बहुत ही स्लिपरी है, अगर उसका पैर स्लिप किया तो वो सीधे नीचे जाएगा. Stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. और फिर वो थोड़ी देर बाद क्या कर रहा था, वो अपने पैर को ऐसे ऐसे हिट कर रहा था जमीन पर, बिकॉज वो ये चेक कर रहा था टाइमली कि आखिर ये जो बर्फ है वो कितनी स्टर्डी है. स्टर्डी मीन्स हार्ड है. I looked at my wristwatch. तो यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ में क्या पता चलता है कि जो ऑथर है उन्होंने डेनियल और सितान को ज्वाइन कर लिया है, और ये जिस रास्ते से जा रहे हैं वहाँ पर जो बर्फ़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और उस बर्फ़ की स्मूथनेस और हार्डनेस को चेक करने के लिए सितान नीचे उतरा है, और क्योंकि वो स्लिप ना कर जाए इसलिए वो बहुत ही सोच समझ करके कदम आगे बढ़ा रहा है. अब जब वो ये चेक कर रहा है, इस दौरान जो ऑथर है वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी रिस्ट वॉच को चेक कर रहे हैं. We were at 5,210 meters above the sea level. यानी कि ये कितने ऊपर चढ़ गए थे, 5,210 मीटर्स सी लेवल के ऊपर. The snow didn't look too deep to me, but the danger wasn't its depth. Daniel said, so much icy as its icy top layer. If we slip off, the car couldn't turn over, he suggested. As we saw Sitan grab handfuls of dirt and fling them across the frozen surface. Now what is happening here? यहाँ पे डेनियल क्या बोल रहा है कि मुझे नहीं लगता ये जो बर्फ है ये बहुत ही ज़्यादा गहरी है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसमें गहरान नहीं है तो यहाँ पर ख़तरा नहीं है. ये जो बर्फ है ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा टाइट हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है, और यहाँ पर हमारे स्लिप करने का खतरा है, और अगर हमारी कार गलती से भी स्लिप कर गई तो हम लोग फिर नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आ पाएंगे. तो इससे बचने के लिए लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जो सितान था उसने अपने हाथों में हैंडफुल्स मतलब मुट्ठी भरी, मुट्ठी में मिट्टी ली, और मिट्टी लेकर के वो डर्ट को कहाँ डालने लगा, टायर्स के ऊपर. फ्लिंग का मतलब है थ्रो करना. अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, तो जहाँ जहाँ बर्फ जमी हुई थी और जहाँ जहाँ टायर का सरफेस था उसने उस जगह पर क्या करना शुरू कर दिया, मिट्टी डालना शुरू कर दिया. अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो इस बर्फ के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहा है? अगर बर्फ के ऊपर मिट्टी डाली जाती है तो उससे जो सरफेस होती है उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, और जब सरफेस में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है तो वहाँ से गाड़ी आराम से निकल सकती है. वी बोथ पिच्ड इन एंड, हम दोनों ने इस चीज़ में उसका सपोर्ट किया. और फिर क्या हुआ, when the snow was spread with soil, जब स्नो के ऊपर यानी कि बर्फ के ऊपर अच्छी खासी मिट्टी कवर हो गई, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Sitan's load. तो जब हम लोगों ने बर्फ के ऊपर अच्छे से मिट्टी डाल दी तब पर भी हम लोग बाहर ही रहे कार के, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि सितान की कार के ऊपर किसी भी तरह का लोड हो और वो उसे मूव ना कर पाए. He backed up and drove towards the dirty snow. उसने हल्की सी कार को पीछे किया और उसके बाद उस dirty snow के ऊपर अपनी कार को चढ़ा दिया. Ease the car on to its icy surface. जहाँ जहाँ बर्फ आ रही थी वो अपनी कार को बहुत ही स्मूथ मूवमेंट दे रहा था. And slowly drove its length without apparent difficulty. और फिर उसने उसकी लेंथ को कवर कर लिया. उसकी लेंथ को कवर कर लिया मतलब ये जो बर्फ थी उसकी लेंथ को कवर कर लिया, यानी कि उसकी जो गाड़ी थी अब वो बर्फ से बाहर आ चुकी थी, और अब साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, यानी कि ये लोग उस परेशानी से बच चुके हैं. वो बर्फ जिससे ये इजीली मूव नहीं कर पाते, जिससे ये बर्फ से बाहर नहीं निकल पाते, ये आसानी से उस बर्फ से बाहर निकल गए थे. 10 minutes later we stopped at another blockage. 10 ही मिनट गुजरे थे, हम लोग के सामने एक और परेशानी खड़ी हो गई. हम एक और बर्फ के ब्लॉकेज के पास थे. Not good, sir, Sitan announced as he jumped out again in survey of the scene. अब सितान कहता है, नो सर, द सिचुएशन इज नॉट गुड, क्योंकि हमारे सामने अनदर ऑब्स्टिकल आ चुका है. और वो ये कब कह रहा है, जब वो कार के बाहर उतर गया है और वो चीज़ों को सर्च कर रहा है कि क्या अभी सिचुएशन ख़राब तो नहीं है, क्या अब कोई और बर्फ़ का टीला तो हमारे सामने खड़ा नहीं हो गया जिसके बाहर हम जा नहीं सकते. This time he decided to try and drive round the snow. लेकिन इस बार उसने ये डिसाइड किया था कि वो इस बर्फ के ऊपर ही ड्राइव करेगा. The slope was steep
अभी भी जो स्लोप था वो गहरा था, जस्ट लाइक दिस, एंड स्टडेड विद मेजर रॉक्स, और उसमें बड़े बड़े से पत्थर भी भरे हुए थे. बट समहाउ शैतान नेगोशिएटेड देम, लेकिन जैसे तैसे करके शैतान ने उनको मैनेज किया. नेगोशिएटेड का मतलब ये है कि उसने उसको बैलेंस किया और किसी तरीके से अपने कार को वहां से निकाला. His four wheels drive vehicle lurching from one obstacle to the next. अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, इनके पास पहला ऑब्स्टिकल आता, यानी कि पहले परेशानी आती, फिर दूसरी आती, फिर तीसरी आती, लेकिन जैसे तैसे करके ये अपनी गाड़ी को क्या कर रहा था, मूव कर रहा था उन ऑब्स्टिकल के ऊपर से. लर्चिंग रेफर्स टू स्वेइंग हियर. तो जब बहुत सारे पत्थर होते हैं या बहुत सारे बर्फ के ढेले दिखाई दे रहे होते हैं और अगर कार उसके ऊपर से मूव कर रही होती है तो उसमें एक स्वेइंग मोमेंट होता है, यानी कि वो झूल रही होती है. सो इसी तरीके से कुछ इनकी भी कार थी जो ऑब्स्टिकल दर ऑब्स्टिकल क्या कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी. इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयरपिन बेंच, regaining the trail further up where the snow had not drifted. I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. इन सो डूइंग ऑफ मतलब जब वो ये चीज़ कर रहा था, वो धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए एक ऑब्स्टिकल के बाद दूसरा ऑब्स्टिकल पार कर रहा था, अचानक से एक बहुत शार्प बेंड आया. हेयर पिन बेंड क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ. आपने बाल में लगाने वाली पिन देखी है ना, ऐसे टर्न करती है वो, जैसे आप ये देख रहे हो, इधर टर्न, राइट. Now what you can see here, hairpin bend is that bend जहाँ से एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को देख नहीं सकती. सपोज एक गाड़ी इधर से आ रही है और एक गाड़ी इधर से आ रही है, तो जब इनको टर्न लेना है तो ये एक दूसरे को देख नहीं सकते और यहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा होता है. तो जो बहुत ज़्यादा शार्प बेंड होता है उसको आप हेयरपिन बेंड बोलते हो. तो अभी एक ऐसी जगह पर भी पहुंचे जहां पर एक हेयरपिन बेंड था, यानी कि सबसे शार्प बेंड था वो, और फिर ये लोग क्या कर रहे थे, मूव करने लगे आगे उस रास्ते की तरफ जहां पर जो स्नो थी वो नहीं थी. फिर क्या हुआ, ऑथर ने अपनी वॉच को वापस से चेक किया और वो लोग अब कहां पर चढ़ चुके थे, इन द ब्राइट सनशाइन. एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर सूरज की रोशनी चमक रही थी. वी क्रेप्ट पास्ट 5400 मीटर. और ऑथर बताते हैं यहाँ पर कि अब वो 5400 मीटर की दूरी को कवर कर चुके थे, ऊंचाई को. एंड माई हेड बिगैन टू थ्रॉप. और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, इनका जो सर था वो थ्रॉप कर रहा था. अब थ्रॉप का मतलब क्या है, अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन. जब आपकी जो पल्स रेट होती है, जो नसें होती हैं वो जोर जोर से फड़क रही होती हैं, तो उसको आप बोलते हो कि वो थ्रॉबिंग होती है. तो वो थ्रॉबिंग, जब पल्स बहुत तेज तेज चल रही होती है तो वो आपका वाइब्रेशन आपको हेड में भी सुनाई देता है, दैट इज नोन एज थ्रॉबिंग. तो जब आप ऊपर जाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर, आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आपका जो सर होता है वो जोर से वाइब्रेट करता है बहुत गंदी तरीके से. I took gulps from my water bottle, which is supposed to help a rapid ascent. रैपिड असेंट का क्या मतलब है, क्लाइम ऑन अ स्टीप माउंटेन. जब आप बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहे होते हो ना, तो एयर का प्रेशर क्या होने लगता है, कम होने लगता है, राइट. तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम से बचने के लिए बोला जाता है कि आप पानी को पियो और पानी को गट गट करके पियो, यानी कि बहुत तेज़ी से पियो. सो ऑथर भी यहाँ पर वही कर रहे थे. उन्होंने शायद कहीं पढ़ रखा था कि जब आप किसी भी हाई माउंटेन पे जाइए और आप एक स्टीप क्लाइम कर रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि आपको तेज़ी से पानी को पीना है. तो इससे जो हालात हैं वो थोड़े से सुधर सकते हैं. वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5515 मीटर्स. हाँ, अब ये लोग कहाँ पहुंच गए थे, टॉप के पास पहुंच गए थे जहां से इनको एक पास मिला. और वो पास लगभग कितनी डिस्टेंस पे था सी लेवल के, 5515. अब इनको एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन की तरफ जाना था. तो जनरली ऐसा होता है कि जो रास्ता होता है उसे क्लियर करने के लिए लोग क्या करते हैं, वो जनरली स्टोन्स लगा देते हैं और वहाँ पे अलग अलग तरह के फ्लैग्स लगा देते हैं ताकि लोगों को ये क्लियर हो जाए कि रास्ता इधर से ही है. तो वो इसी तरह के एक पास की तरफ पहुंच गए थे जिसमें क्या बताया जा रहा है, इट वॉज मार्क्ड बाय अ लार्ज खाइन ऑफ रॉक्स. वहाँ पे बहुत सारे पत्थर थे जो पाइल्ड अप किए गए थे. एंड फेस्टून्ड यानी कि डेकोरेटेड विद वाइट सिल्क स्कार्व्स एंड रैग्ड प्रेयर फ्लैग्स. और उनको अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था ताकि कोई भी राही उधर से गुजरता है तो वो आसानी से अपने रास्ते को पहचान सके. वी ऑल टुक अ टर्न राउंड द काइन. हम लोगों ने एक चक्कर काटा.
इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस तरीके से क्लॉक मूव करती है ऐसे वैसे ही हम लोगों ने उस पत्थरों का चक्कर काटा, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन था, ये एक परंपरा है वहाँ की, ये वहाँ पे जाने के बाद करना पड़ता है। तो हम लोगों ने भी उन पत्थरों का एक चक्कर काटा। एंड शैतान चेक द टायर्स ऑन हिज व्हीकल, और जब हम लोग ये कर रहे थे, हम लोग उस जगह का चक्कर काट रहे थे, इतने में जो हमारा ड्राइवर था वो क्या कर रहा था, वो चेक कर रहा था व्हीकल के टायर्स को कि व्हीकल के टायर्स ठीक तो है ना। He stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top. वो एक पेट्रोल टैंक के पास रुका और उसने क्या किया, हल्का सा जो टॉप था उसको अनस्क्रू किया, खोला, which emitted a loud hiss. जब आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो तो एक होल होता है जहां से आपका पेट्रोल भरवाया जाता है। सिमिलरली ऐसे ही जो गाड़ी के टायर्स होते हैं उनमें हवा भरने के लिए भी एक जगह होती है, एक स्पेस होती है जहां से एयर भरी जाती है। तो उसमें एक छोटा सा स्क्रू लगा होता है, अगर आप स्क्रू को हटा दो तो वहां से एयर बाहर निकलने लगती है। और क्योंकि ये लोग बहुत ऊंची जगह पर थे, एक हाई माउंटेन पे थे, तो ये क्या कर रहे थे, ये उस टायर को चेक कर रहे थे। तो जब शैतान ने ऐसा किया, क्या किया शैतान ने उस टायर को चेक करने के लिए उसका स्क्रू खोला टॉप पर से, तो उसमें से एक बहुत तेजी सी आवाज निकली, हिस की, क्योंकि ऊपर प्रेशर बहुत कम है तो जो अंदर से हवा निकल रही है उससे बहुत तेजी से साउंड आ रही है। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपैंड। अब हो क्या रहा था, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फ्यूल था वो एक्सपैंड कर रहा था। ही साउंडेड डेंजरस टू मी, और वो जो आवाज थी वो ऑथर को बहुत ही डेंजरस लगी। तो ऑथर थोड़ा सा घबरा गए थे कि आखिर ये क्या है, ये किस तरह की आवाज है जो इतनी भयंकर सी साउंड हो रही है। मे बी सर, शैतान लाफ्ड बट नो स्मोकिंग। तो क्योंकि ऑथर ये कह रहे थे ये खतरनाक हो सकती है, तो शैतान कह रहा था हाँ हो सकता है ये खतरनाक हो, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई स्मोकिंग नहीं है, तो एज सच कोई खतरा भी नहीं है। My headache soon cleared as we careered down the other side of the pass. अब जब दूसरे साइड पर ये लोग जा रहे थे तो इन्हें माउंटेन से नीचे उतरना था। That's why it is written over here is careered down, move down. तो जब ये एक पास से दूसरी तरफ गए, यानी कि एक माउंटेन से दूसरी तरफ गए, पास के दूसरे साइड गए, तो इन्हें माउंटेन से नीचे उतरना था। और जैसे जैसे ये नीचे जा रहे थे तो ऑथर का जो हेडेक था, जो सर में दर्द था, वो भी खत्म हो रहा था। It was 2 o'clock by the time we stopped for lunch. 2 बज रहे थे और ये लोग लंच के लिए रुक गए। We ate hot noodles inside a long canvas tent, part of a work camp erected beside a dry salt lake. तो इन्होंने कहा कि हम लोग 2 बजे के आसपास थोड़ा लंच के लिए रुक गए। हम लोगों ने हॉट नूडल्स खाई, और हम लोगों ने जो हॉट नूडल्स खाई थी वो एक टेंट जैसी जगह पर खाई थी। मतलब एक टेंट बना हुआ था, एक कपड़े का टेंट था जहां पर अंदर लोग नूडल्स बना रहे थे, और वहीं पर रुक करके हम लोगों ने अपनी नूडल्स खा ली। और वो ये भी बता रहे थे कि ये जो टेंट था वो कहाँ था, वो एक ड्राई रिवर के किनारे था। और वो ड्राई रिवर कौन सी थी? इट वॉज अ सॉल्ट लेक। The plateau is pockmarked with salt flats and brackish lakes, vestiges of the Tethys Ocean which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward. Now इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाएंगे। आप ये देख रहे हो टेथिस सी, गोंडवाना, राइट। हमारे जो वर्ल्ड मैप है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। अब ये क्यों होते हैं? जब ज़मीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं तो काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। सो ये चेंजेस आपको नीचे इधर भी देखने के लिए मिलेंगे। तो आप ये देख रहे हो टेथिस सी यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हुए तो ये जो लैंड पोर्शन था ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया, जिसकी वजह से जो टेथिस सी था वो खत्म हो गया और वो कहीं और ही चला गया, राइट। और ये दोनों जो लैंड प्लेसेस थे वो आकर के मिल गए। टेथिस सी 200 मिलियन ईयर्स अगो के बारे में बताया जा रहा है कि पहले हुआ करता था।
तो अब जो छोटी मोटी सी यहाँ से हल्की फुल्की सी लेक्स तैयार हुई हैं, उनको यहाँ के वेस्टेजेस बोला जा रहा है। वेस्टेजेस रेफर्स टू दी रिमेनिंग्स, ठीक है, जब कुछ बच जाता है किसी चीज़ का। सपोज आपके पास एक कोई ड्रेस है और वो ड्रेस बहुत छोटा हो गया है, तो आपने उसको पूरी तरीके से कटवा दिया और उसकी कुछ चीज़ें अपने पास रखी, जैसे उसमें जो बटन्स लगे हुए थे वो आपको बहुत पसंद थे तो आपने निकलवा लिए, उसका जो कॉलर पोर्शन था वो आपको पसंद था तो आपने निकलवा लिया। सो दैट आर नोन एज द वेस्टेजेस, द रिमेनिंग्स। तो ये जो प्लेट्यू था ये पूरी तरीके से डिसफिगर्ड हो चुका है। अब इसको डिसफिगर्ड क्यों बोला जा रहा है? पहले देखने में ये कुछ इस तरीके का लगता था, लेकिन अब ये दोनों जो लैंड पार्ट्स हैं ये मिल चुके हैं, इस वजह से इसे डिसफिगर्ड बताया जा रहा है। एंड दीज आर विद पॉक मार्क्स, मतलब ऐसे आपको इस तरह के कुछ निशान देखने के लिए मिलेंगे, मतलब बीच बीच में खूब सारे पत्थर 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 पत्थर। विद सॉल्ट फ्लैट एंड ब्रैकिश, ब्रैकिश का मतलब है सॉल्टी वाटर, तो आपको बड़े बड़े सॉल्ट के पत्थर दिखाई देंगे वहां पर और बहुत सारा सॉल्टी वाटर दिखाई देगा उस लेक का। और ये वेस्टेजेस हैं इस टेथिस सी की, ये रिमेनिंग्स हैं उस टेथिस सी की, उस टेथिस ओशन की, जो कि पहले कभी एग्जिस्ट किया करता था। और ये टेथिस ओशन है कहाँ पे? ये बॉर्डर्ड करता है तिब्बत को बिफोर ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन। और ये ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन, गोंडवाना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि गोंडवाना एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, लेकिन फिर उसका डिवीजन हो गया था टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें जब चेंज हो गई तो ये टेथिस सी भी खत्म हो गया, राइट। सो इट वॉज नियर द बॉर्डर ऑफ द तिब्बत। और ये भी बोला जाता है कि ये टेथिस सी पता नहीं कहाँ चला गया, ये कहीं ऊपर स्काईवर्ड हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसके थोड़े बहुत रिमेनिंग्स यहाँ पर बचे हुए हैं जो कि लेक के फॉर्म्स में आपको अभी भी देखने के लिए मिलते हैं। दिस वन वॉज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी। अब मतलब यहाँ पर जब ऑथर पहुंचते हैं तो उन्हें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ से ज्यादा एक्टिविटी तो कहीं पर हो ही नहीं रही है, बहुत हश एंड रश दिखाई दे रहा है उनको यहाँ पे। एक्सेसिव, हाइव रेफर्स टू दी एक्सेशन इन एक्टिविटी। मेन विद पिक एक्सेस, लोगों ने बहुत सारी एक्सेस पकड़ी हुई है, एंड शावल्स, और उनके हाथ में कुछ कुदाल भी है। ट्रजिंग बैक एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग शीप स्किन, और उन्होंने शीप की स्किन्स पहन रखी हैं, यानी कि बेसिकली इन्होंने मोटे मोटे से कोट्स पहन रखे हैं जो शीप स्किन के बने हुए हैं, और साथ ही साथ में उन्होंने बूट्स भी पहन रखे हुए हैं जो कि सॉल्ट के ऊपर टिके रहें, ठीक है, वो स्लिप ना हो। तो इन ड्रेसेस में ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी शॉवल को कभी आगे लेकर के जाते हैं, कभी पीछे लेकर के जाते हैं, ताकि ये इस लेक में से क्या निकाल सके, ये इस लेक में से सॉल्ट निकाल सके। All wore sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. हर किसी ने क्या पहन के रखे हुए हैं? सनग्लासेस पहन के रखे हुए हैं, क्योंकि जो ग्लेयर है यानी कि जो चमक है, एज अ स्टीडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे आपको ब्लू कलर के ट्रक्स भी दिखाई देंगे, और ये सारे इनकी जो रोशनी होती है वो जल रही होती है, तो बहुत चमक होती है इनकी वजह से। तो उसकी चमक से इनकी आंखों पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो इन्होंने सनग्लासेस पहन के रखे हुए हैं। अब ये ट्रक्स वहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि जो सॉल्ट यहाँ पर गैदर किया जाता है वो इसी में भर भर के इधर से उधर ट्रांसफर होता है एज अ ट्रेड। तो यहाँ पर जो ट्रक्स हैं उनसे जो इमर्जेंस हो रही है फ्रॉम दी ब्लाइंडिंगली वाइट लेक लेडन विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट, और वहाँ पर जो सॉल्ट के ढेर इकट्ठा हो रखे हैं, इनसे निकलने वाली जो रोशनी उस पर पड़ती है उसकी वजह से ये इतने ज़्यादा वाइट लगते हैं, इतने ज़्यादा ग्लीमिंग लगते हैं कि उनसे शायद लोगों की आंखों में इफेक्ट हो सकता है। तो उन लोगों ने इसको कवर करने के लिए अपनी आंखों को ढक रखा है। बाय लेट आफ्टरनून, जब थोड़ी सी देर हो गई, आफ्टरनून का टाइम आ गया, वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर, हम लोग होर पहुंच गए, होर के एक छोटे से टाउन में। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर, लासा से कश्मीर जाने के लिए जो रास्ता है, ईस्ट वेस्ट हाईवे जिसे आप बोलते हो, वहीं पर ही ये एग्जिस्ट करता है होर। व्हाट इज लासा? दिस इज द कैपिटल ऑफ तिब्बत। And where is Kashmir? You know that this is a part of India.
where the Kashmir is. Daniel, who was returning to Lhasa, अब यहाँ पे बताया जा रहा है डेनियल के बारे में. डेनियल जो कि कहाँ जा रहा था, लासा जा रहा था. Found a ride in a truck, so Satan and I bade him farewell outside a tire repair shop. तो क्योंकि डेनियल जा रहा था, उसे लासा जाना था, तो उसे वहीं बीच में उतरना पड़ा इस जगह पर, स्मॉल टाउन ऑफ होर में ही. तो वो यहाँ पर एक ट्रक में बैठ गया जिसकी राइड से वो लासा तक जाएगा. और मैं और सेतन दोनों ने ही उसको बाय बाय बोला और हमने कहा कि अब तुम लोग जाओ. तो जिस जगह पर हम लोगों ने उसको फेयरवेल बोला था या बाय बाय किया था, दैट वाज अ रिपेयर शॉप, टायर रिपेयर शॉप, जहाँ पे टायर की रिपेयरिंग होती है. We had suffered 2 punctures. अब already this was known that कि उनकी जो गाड़ी है, उसकी गाड़ी में जो पहिया है उसमें 2 पंक्चर हो रखे हैं. In quick succession on the drive down from the Salt Lake, and Satan was eager to have them fixed since they left him with no spares. अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे राइटर ने बताई है कि जब वो लोग ये रास्ता कवर कर रहे थे, इन क्विक सक्सेशन का क्या मतलब है, जब ये लोग पूरा रास्ता कवर करके उस लेक की तरफ बढ़ रहे थे, दैट सॉल्ट लेक, तभी रास्ते में इन्होंने ये 2 पंक्चर्स देखे थे जो कि उनकी गाड़ी में हो गए थे और इन्हीं पंक्चर को उन्हें ठीक करना था. इससे पहले कि इनको बिल्कुल भी समय ना मिलता, इनको समय रहते हुए ये पंक्चर ठीक करने थे. Besides, the second tire he had changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head. तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी. आपने टायर्स देखें, जो नया टायर होता है उसमें कुछ ऐसे फिगर्स बने हुए होते हैं जो फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, लेकिन जब वो टायर बहुत ज़्यादा मूव कर लेते हैं तो उनमें जो फ्रिक्शन वाला पार्ट होता है वो घिस जाता है, जिसकी वजह से वो प्लेन हो जाते हैं. जैसे कि एक गंजा आदमी जिसके सर पर बाल नहीं होते हैं, उसका चिकना सर होता है. तो यहाँ पर ऑथर ने हमको क्या बताया कि जो शैतान था उसने ये सोचा कि हमें जल्द से जल्द इन टायर को फिक्स कर लेना चाहिए इससे पहले कि कोई परेशानी आए. दोनों ही चीज़ें हमें सही कर लेनी चाहिए. तो इन्होंने क्या किया, जो इनका सेकंड टायर था उसको रिप्लेस कर दिया था एक चिकने टायर से. चिकना टायर मतलब एक पुराना टायर था. पंक्चर टायर से बेटर है कि एक पुराना टायर का इस्तेमाल कर लिया जाए, और वो बहुत ही चिकना था, बहुत ही स्मूथ था. होर वॉज अ ग्रिम मिजरेबल प्लेस. होर एक अच्छी जगह नहीं है, वहां पर आपको चीजें बहुत ही उबड़ खाबड़ दिखाई देंगी और कुछ भी साफ सुथरा दिखाई नहीं देगा. There was no vegetation whatsoever. वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी vegetation नहीं है. Just dust and rocks liberally scattered with years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of the Lake Mansarovar, Tibet's most venerated stretch of water. एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी ही पानी है, जो कि शोर है, किनारा है मानसरोवर लेक का. वहां पर इस तरह की अगर आप परिस्थिति देखोगे तो आपको बहुत ही हैरानी होगी और बहुत ही दुख भी फील होगा. होर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो बहुत ही ख़राब जगह है. वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी वेजिटेशन नहीं है, लोग खेती किसानी नहीं कर सकते. वहाँ पे सिर्फ धूल है, पत्थर हैं जो कि हर तरफ बिखरे हुए हैं. और शायद इसको बनने में भी बहुत साल लग गए थे, जो कि बहुत सालों से एक्यूमुलेट होते रहे और उस एक्यूमुलेशन ने ही होर की ये हालत कर दी. और ये सोच करके भी बहुत दुखी फील होता है कि एक ऐसी जगह जो कि लेक मानसरोवर के इतना नियर है, वहाँ पे इस तरह का नज़ारा देखने के लिए मिल सकता है कि देयर वाज नो वेजिटेशन, ओनली रॉक्स एंड अ वेरी मिजरेबल प्लेस. Ancient Hindu and Buddhist cosmology. Cosmology is what? Science about origin. यानी कि किसी भी चीज़ के origin के बारे में पढ़ना is known as कॉस्मोलॉजी. किसी चीज़ की शुरुआत क्या हुई उसको बोलते हो आप कॉस्मोलॉजी, राइट. तो जो एंशिएंट हिंदू हैं और जो बुद्धिस्ट हैं उनकी ये कॉस्मोलॉजी है. पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स. इंडिया में जो 4 नदियाँ, 4 मेजर रिवर्स बहती हैं, जिन्हें आप इंडस, गंगेज और सतलुज और ब्रह्मपुत्र बोलते हो, ऐसा माना जाता है कि जो लेक मानसरोवर है वो ओरिजिन है इन 4 नदियों का. आप ये देख रहे हो, सतलुज, राइट, गंगा, ओके.
तो ऐसे ही आप बहुत सारी जो 4 मेजर नदियां देखते हो, इंडिया की मेजर रिवर्स देखते हो, उनको बोला जाता है कि ये ओरिजिन है लेक मानसरोवर का। तो ये रही लेक मानसरोवर, राइट। और इसी से ही ओरिजिन होने वाली मल्टीपल 4 नदियां जो इंडिया में बहती हैं, इसलिए इसे बहुत ही सेक्रेड माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे राइटर हमें बताते हैं कि एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक। जो मेन बात है वो यही है कि जो सतलुज है वो लेक मानसरोवर से एक्चुअली होकर के बहती है। बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर ऑल राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंक्स ऑफ द माउंट कैलाश। लेकिन जो बाकी नदियां हैं उनकी जो ओरिजिन है वो किसी किनारे से है माउंट कैलाश के। यानी कि अभी मैं आपको वापस से दिखाती हूँ ये वाला पिक्चर, ये देख रहे हो आप, ये लेक मानसरोवर है और ये रहा ये माउंट कैलाश। तो लेक मानसरोवर से जो निकलने वाली मेजर रिवर है वो तो सतलुज है, लेकिन बाकी जो रिवर है जिनको आप गैंगेस बोल रहे हो, इंडस बोल रहे हो और ब्रह्मपुत्र बोल रहे हो, वो माउंट कैलाश के किसी साइड से होकर के निकलती हैं। We were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead. हम लोग बहुत करीब थे माउंट कैलाश के और मैं बहुत ही एक्साइटेड था, मैं बहुत ही तीव्र था, मेरे को जाना था आगे। बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे इंतजार करना पड़ा। सेतन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी। सेतन ने मुझसे कहा जाओ और जाकर के चाय पी लो। होर्स ओनली कैफे, होर जो जगह है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कैफे है, विच इज वेरी वेरी नोन लाइक ऑल दी अदर बिल्डिंग्स इन टाउन, was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows. वो जो जगह थी, वो जो कैफ़े था, वो बहुत ही ख़राब था। एक बहुत ही ख़राब सी बिल्डिंग में बहुत ही बुरी तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ था और ये जो कंस्ट्रक्शन था वो बहुत बेकार था, बहुत गंदा सा उसमें पेंट हो रखा था, ठोस मटेरियल से बना हुआ वो दिख रहा था। उसमें 3 खिड़कियाँ थी और वो 3 खिड़कियाँ भी टूटी हुई थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प्ड टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉट। अब इतना ख़राब जो जगह था, यानी कि होर जो इतनी बेकार जगह है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी लगने वाली चीज़ वो थी कि जिस कैफ़े के अंदर हम लोग बैठे हुए थे, उस कैफ़े की 3 खिड़कियाँ जो टूटी हुई थी, उनसे एक नज़ारा देखने के लिए मिल रहा था जिसने होर की जितनी भी ख़राब स्थिति थी उसको बराबर कर दिया था। दैट वॉज द गुड व्यू ऑफ द लेक। लेक का एक सुंदर नज़ारा वहाँ से देखने के लिए मिल रहा था। सो अब ऑथर किधर पहुंच चुके हैं? ऑथर होल पहुंच चुके हैं और होल में बैठे हुए वो एक कैफे में क्या पी रहे हैं? चाय पी रहे हैं। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट वी हैव कम टू द एंड ऑफ पार्ट 2। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग को ये वाला पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड if you continue with the next part of this video, do subscribe to our channel Adda 24/7 if you haven't yet. And my dear student, if you people really like the video, do not forget to like and share it. Thank you. Thanks a lot. Bye bye.